हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग आप लोगों को पता है कि सीजीपीसीएस मेंस से रिलेटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों का कल जो टॉपिक था वो था पंचायती राज। और याद रखिएगा कि जो पंचायती राज है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो उसमें हम नगर पालिका को करेंगे, लेकिन हमारा एक टॉपिक बच गया था पंचायती राज का, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के उपाय। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं, खामियां हैं, जिसको सुदृढ़ करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पंचायतों को कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन्हें अपना जो बजट है, जो फंड है, वो समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी क्या कर सकते हैं पंचायत, कहीं ना कहीं नए कानून बना सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उन्हें फंड मिलेगा तभी वो कुछ ऐसे कल्याणकारी कार्य जो है वो अपने ग्राम पंचायत में कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि उनको समय समय पर जो ट्रेनिंग होती है वो देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग और अवेयरनेस से ही क्या होगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगा। फिर उसके बाद वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है, पारदर्शिता। बिल्कुल सही, पारदर्शिता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पारदर्शिता जितना ज़्यादा होगा, भ्रष्टाचार क्या होगा, उतना कम होगा। फिर उसके पश्चात जनता की भागीदारी को और अधिक बढ़ाना, यानी कि कैसे बढ़ा सकते हैं जनता की भागीदारी, बताइए ग्राम पंचायत में कैसे बढ़ाया जा सकता है जनता की भागीदारी। देखिए, जनता की भागीदारी बढ़ेगी जब ग्राम सभा की बैठकें जो होगी वो नियमित रूप से होगी। लोग क्या करेंगे, खुलकर अपनी बातें जो हैं वो उसमें रख सकेंगे, तो इससे क्या होगा, पंचायती राज जो होगा वो सुदृढ़ होगा। फिर उसके बाद अगर बोला जाए तो आजकल आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे जो जीवन चर्या है बोल सकते हैं, उसको काफ़ी आसान बना दिया है। जैसे पंचायतों में अगर कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स या फिर इंटरनेट का यूज़ हो, तो कहीं ना कहीं उसकी जो कार्य की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। ठीक है, उसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए, पंचायत का समय समय पर उसके कार्य की जांच होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, जो पंचायत अच्छा कार्य कर रही है अगर उसको पुरस्कार देंगे, तो जो खराब कार्य कर रही है उसको भी सुधारने की सलाह दी जानी चाहिए। और पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसको पुरस्कार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सारे लोग क्या करेंगे, फिर उस कंपटीशन में आ जाते हैं कि नहीं, हम भी अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे जिले का भी नाम होगा, हमारे पंचायत का भी क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, तो ये मैंने आसान भाषा में बताया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि क्या लिखा हुआ है हमारे नोट्स में। देखिए, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है प्रकार्यात्मक कार्य, यानी कि आप लोगों को क्या करना होगा, प्रकार्यात्मक सुधार की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा है हमारे पंचायती राज में। जैसे यहाँ लिखा है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को स्वायत्त जो है वो शासन प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए अनुच्छेद 243 जी में संशोधन की आवश्यकता है, जिसके अनुसार पंचायतों को 29 विषय अनिवार्य रूप में प्राप्त होने चाहिए। आप लोगों को पता है कि जो आर्टिकल नंबर 243 जी है, उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो केंद्र सरकार है वो पंचायतों को 29 विषय पर क्या करती है, कानून बनाने का जो है वो अधिकार देती है। इसके अतिरिक्त दूसरा लिखा हुआ है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। तो देखिए, यहाँ लिखा है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा यह अनुशंसा की गई कि पंचायतों में विद्यमान भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए स्थानीय लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। किसकी नियुक्ति होनी चाहिए, स्थानीय लोकपाल। इसे नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, फिर है अधिक वित्तीय स्वायत्तता। जैसे मैंने बताया कि पंचायतों के द्वारा जो प्रशासनिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण तक प्रभावी नहीं होगा, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उन्हें अधिक वित्तीय शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा राज्यों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, अगर इनको वित्तीय शक्तियां प्रदान नहीं की जाएंगी तो इनके पास तो कुछ नए कार्य करने के लिए फंड ही उपलब्ध नहीं होगा, और इन्हें अपने छोटे छोटे फंड के लिए राज्य पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब इंसान की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है किसी भी इंसान की, तो आप लोगों को पता है कि वह सारे कार्य नहीं कर सकता जो कि उसमें सामर्थ्य भी है करने की। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड है ना। लेकिन वही चीज अगर वो स्वायत्त रूप से खुद पर डिपेंड है, उसे कार्य करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कार्य करेगा।
उसी प्रकार से पंचायती राज के साथ भी ये सेम है। अगर मान लीजिए पंचायतों को छोटे-छोटे चीज़ के लिए राज्य से फंड लेना होगा, तो इस तरीके से बाद में क्या होगा, पंचायत इरिटेट हो जाएँगे कि जब हमको छोटे-छोटे फंड के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम नए कार्य ही प्रारंभ ना करें। और इससे क्या होने लगता है ना, धीरे-धीरे खींच से क्या होता है, भ्रष्टाचार भी उत्पन्न होने लगता है। आगे देखिए कार्मिक नियंत्रण। तो पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए अखिल भारतीय सेवकों एवं राज्य सेवकों का प्रावधान जो है वो किया गया है, जिस पर पंचायतों का कार्मिक नियंत्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्मिक नियंत्रण होना चाहिए। देखिए यहाँ मेंस के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पेशा के मूल प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए, यह किस सीमा तक जनजाति या समुदायों के हितों की रक्षा में सहायक रक्षा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंस के लिए। ठीक है, इसको एक बार आप लिख कर देखेंगे। मैं अभी एक टेलीग्राम चैनल पर जो है वो विचार कर रही हूँ। अगर टेलीग्राम चैनल जैसे मैं बना लेती हूँ, तो आप लोग मेंस के जो आंसर है वो उसमें लिख कर मुझे सेंड करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके आंसर्स में क्या कमी है। ठीक है, फिर आगे देखिए 74th संविधान संशोधन। ये क्या है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। याद रखिएगा, ये भारतीय संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसे कि क्या कहते हैं, जिसने क्या कार्य किया है, नगर पालिका प्रणाली को मजबूत किया है। क्या किया है? नगर पालिका को मजबूत किया है एवं संवैधानिक दर्जा दिया है। याद रखिएगा कि यह जो है वो लागू किया गया था 1 जून 1993 से। इसका अगर मेन पर्पस हम ध्यान में रखें, तो इसका जो मेन पर्पस है वो है शहरी एवं कस्बों में क्या करना, नगर पालिकाओं को लोकतांत्रिक और जिम्मेदार बनाना। देखिए नगर पालिका के अंतर्गत अगर बोला जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। नगर निगम। नगर निगम जो होता है वो बड़े शहरों के लिए होता है, जिसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, फिर दूसरा होता है नगर परिषद। नगर परिषद मध्य में आता है। नगर परिषद को बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। ये मध्यम आकार के शहरों के लिए होता है। और फिर होता है नगर पंचायत। ये सबसे निचला होता है नगर पंचायत, जो कि छोटे शहरों या फिर गांव से नगर बनने वाले क्षेत्र के लिए होता है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो इलेक्शन होता है ये हर 5 साल में होता है। कितने साल में होता है? हर 5 साल में। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो इसकी निगरानी करता है। इसमें भी एसटी, एससी और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और आप लोगों को पता है महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है? 33% आरक्षण इसमें दिया गया है। और आप लोगों को एक और बात याद होना चाहिए कि नगर पालिका के जो अधिकार एवं कार्य क्षेत्र हैं वो उसमें 12वीं अनुसूची में दी गई है। आप लोगों को पता है कि संविधान के 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 18 विषय शामिल किए गए हैं। इस तरीके के 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर इन 18 विषयों में से कुछ महत्वपूर्ण विषयों की बात की जाए, तो जैसे मान लीजिए जल आपूर्ति हो गया, या फिर मान लीजिए सड़कों की मरम्मत हो गया, जैसे पर्यावरण सुरक्षा हो गया, या फिर सफाई और स्वच्छता हो गया, या फिर और देख सकते हैं जैसे मान लीजिए कि गरीबी उन्मूलन हो गया, ये सारी जो विषय हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो भारत में शहरी लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में क्या है, एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखिए इसकी विशेषताओं में अगर पहला देखें तो ये है राजनैतिक विकेंद्रीकरण। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि नगर पालिका के माध्यम से एक नगर को अनेक वार्ड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन होता है। आप लोगों को पता है कि प्रत्येक वार्ड से क्या बनते हैं, पार्षद बनते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने वोट भी दिया होगा। फिर देखिए नगर पालिका भी राज्य सूची का विषय है, इसलिए नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन का जो तरीका है वो राज्य विधानसभा के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में महापौर या मेयर का जो निर्वाचन है वो सीधे आम जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि राजस्थान में जनता के द्वारा निर्वाचित पार्षद महापौर, मतलब वहां पर राजस्थान में क्या होता है ना कि जो पार्षद आप लोग चुनेंगे, ठीक है, राजस्थान में ऐसा है कि जो पार्षद आप लोगों चुनेंगे आपके वार्ड से, वो सभी पार्षद मिलकर क्या करेंगे, महापौर का निर्वाचन करते हैं। ऐसा झारखंड में है। ठीक है, लेकिन यूपी में अलग है। यूपी में है कि पार्षद हो गए या फिर महापौर, दोनों का निर्वाचन कौन करता है, आम जनता करती है। फिर है वार्ड समितियों का प्रावधान। देखिए नगरीय स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य जो है वो आम जनता को प्रशासन के निकट लाना है। इसीलिए बड़े शहरों में जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है वहां पर वार्ड समितियों का जो गठन है उसका प्रावधान किया गया है। और 2 या 2 से अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का
गठन किया जाएगा। फिर आगे देखिए, परंतु राज्य सूची के विषय होने के कारण वार्ड समितियों की संरचना का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो कई बार अगर मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है और उसमें ये बोला जाए कि वार्ड समितियों की संरचना का उल्लेख जो है वो संविधान में किया गया है, तो ये बात गलत होगा। ठीक है, अपितु यह प्रत्येक राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आगे देखिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसमें लिखा है कि 74th संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची का निर्माण किया गया और उसके माध्यम से नगर पालिका है उसको क्या किया गया, स्वशासन के लिए 18 विषय सौंपे गए, जैसा मैंने बताया भी। ठीक है, और इसमें बेसिकली अगर बोला जाए 18 विषयों में, तो मैंने बताया जैसे नगर विकास के लिए कुछ ऐसे मतलब विषय हैं, जैसे मान लीजिए सड़क हो गया, बिजली हो गई, सफाई स्वच्छता हो गया, सामाजिक न्याय के विषय भी शामिल है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, जैसे मान लीजिए लघु उद्योग, ये सब पर अधिकार किसका होता है, नगर पालिका का। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन विषयों का प्रयोग करके शहरी विकास के लिए नगर पार्षदों की अनेक समितियां कार्य करती हैं। इसीलिए नगर पालिकाओं के द्वारा नगर प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नगर पालिका आप लोगों के लिए समझना आई थिंक थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज जो है वो अपने आसपास देखा होगा। आगे देखिए, शहरी वित्त का बेहतर प्रबंधन। तो नगर पालिका में विद्यमान भ्रष्टाचार को सीमित करने के लिए स्थानीय लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए व राजस्व बढ़ाने हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। आगे देखिए, समानांतर प्रशासनिक संस्थाओं पर नियंत्रण। तो शहरी या नगरीय विकास के लिए प्रत्येक नगर में पृथक नगरीय विकास के लिए अनेक विकास संस्थाओं का निर्माण किया गया है और स्मॉल सिटी के लिए भी संघ सरकार जो है वो राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है, जिसमें नगर पालिका की भूमिका केंद्रीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, केंद्रीय होनी चाहिए। आगे देखिए, निष्कर्ष में लिखा है स्थानीय स्वशासन के द्वारा लोकतांत्रिककरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है तथा विकास में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे शासन जो है वो जन उन्मुखी बन सके। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा है कि संसदीय शासन की मूलभूत विशेषता की पहचान कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि संसदीय शासन में क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है संसदीय शासन की विशेषता कौन सी नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है, तो शक्ति का विभाजन, ये संसदीय शासन की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। कल से हम लोग जो है वो बेसिकली संसदीय शासन पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कल से हम लोगों का जो टॉपिक है वो है संसदीय शासन। ये उसके लिए 2 MCQs जो है वो मैंने ऐसे लिखा था जो मैं आप लोगों से पूछने वाली थी, तो ये मैंने आज ही आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब कल मिलते हैं जिसमें हम लोग संसदीय शासन पढ़ेंगे। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा। इसी में हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितना भी मान लीजिए जो संसद है, पार्लियामेंट है, सारे कुछ जो है इसी में कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।